So, hi everyone, my name is Ravis and I teach philosophy and literature. And welcome to yet another lecture. In this video, we are going to study romantic एज. और आज का जो वीडियो है ये हम दो भागों में कवर करेंगे. आज के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे रोमांटिक एज के पोइट्स और अगली वीडियो में हम देखेंगे रोमांटिक एज के प्रोज राइटर और जितने भी नॉवलिस्ट थे. एंड along with that we will also cover or we will also do some MCQs. Now, this lecture is primarily focused on JKPSC and UGC NET. So if you are preparing for any of those two, तो आपके लिए बहुत important lecture होगा. And along with that, even if you are preparing for, let's say, UPSC or any exam related to English literature, तो शायद ये lecture आपके लिए बहुत important होने वाला है. तो and before I begin this lecture, I would want you to go and subscribe to the channel so that we will be motivated and bring more such videos for you. And along with that, if you want to join our Telegram channel, the link is in the description. So let's begin without any. Now, romantic age. The romantic age, it is a revolution of heart and mind in English literature. Why do we say heart and mind? क्योंकि यहाँ पे purification होता है ना. तो पहले समझते हैं कि जो romantic age है, it roughly spans from the 18th century to the 19th century, mid of the 19th century. कभी कभी दो अलग अलग एजेस अगर आप बुक्स में पढ़ोगे तो बुक्स में थोड़ा डिफरेंट दिया जाता है. कहीं कहीं आप देखोगे 1789 से 1837 दिया रहेगा और कहीं कहीं दिया रहेगा 1798 से 1837. सो यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज्ड. दोनों ही एज अपने आप में सही है. डिपेंड करता है कि कौन से राइटर किस बुक को लिख रहे हैं. अब देखो 1789 इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत थी. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एज को कंसीडर किया जाता है रोमांटिक एज में कहीं कहीं. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स में आप देखोगे कि 1798 से लेके 1837 के बीच में ही रोमांटिक एज आता है ना. वैसे एग्जाम में कभी ये दोनों ही ऑप्शंस नहीं देंगे, कोई एक ही ऑप्शन देगा क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस अपने आप में करेक्ट हैं. 1798 में एक पब्लिकेशन हुआ था लिरिकल बैलेट्स और इट इज कंसिडर्ड टू बी लिरिकल बैलेट इज कंसिडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक एज, है ना. तो इसलिए 1798 भी रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है जब हम ब्रिटिश रेनेसां की बात करते हैं, जब ब्रिटिश रोमांटिक्स की बात करते हैं. लेकिन यूजुअली बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जहां पे 1789 इज कंसिडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश या फिर ब्रिटिश रोमांटिक्स. क्लियर है? नाउ प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, है ना. नाउ इट रिप्रेजेंट्स अ प्रोफाउंड एंड रिवॉल्यूशनरी शिफ्ट इन लिटरेरी, आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल थॉट, है ना. इसलिए कहा गया हार्ट एंड माइंड का एक तरह से रिवॉल्यूशन होना, क्योंकि यहाँ पे आर्टिस्टिक इंटेलेक्चुअल थॉट का क्या हो रहा है, एक सेंस में शिफ्ट हो रहा है. इट वॉज एरा दैट championed emotions over reason. So these are some of the basic characteristics that you need to remember. जो अब देखो, अगर मैं रोमांटिक एज को सिंपल एक सेंटेंस में समझाने की कोशिश करूँ तो यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड दैट रोमांटिक्स जो थे दे वांटेड टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी. और रियलिटी क्या था? रियलिटी था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रियलिटी था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, है ना. तो जो रोमांटिक्स थे ना, दे वांटेड टू एस्केप इन नेचर. अब देखो, रोमांटिक से लग रहा होगा रोमांटिक लिटरेचर, है ना, मेल एंड फीमेल के बारे में लिखी जाएंगी, है ना, फीमेल के ऊपर पोइट्री लिखी जाएंगी, है ना, एक रिलेशनशिप के बारे में पोइट्री लिखी जाएगी. बट नो, दैट इज नॉट रियल. ये जब हम इंग्लिश रोमांटिक्स की बात करते हैं, जब लिटरेचर के अंदर रोमांटिक्स की बात करते हैं, तो रोमांटिक का मतलब होता है यू आर कनेक्टेड विद समथिंग, है ना. डीपली, जो डीप कनेक्शन होता है आइदर विथ नेचर, आइदर विथ ह्यूमन इमोशंस, है ना. तो यहाँ पे जो ह्यूमन इमोशन है या फिर यहाँ पे जो नेचर के प्रति जो प्यार है ना, उसके ऊपर है. तो बेसिकली जितने भी रोमांटिक्स थे दे वर इन लव विथ नेचर. तो यहाँ पे नेचर और ह्यूमन के इमोशनल कनेक्शन की बात हो रही है. क्लियर है? तो कह रहा है कि ये एरा जो था वो इमोशन ओवर रीजन, रीजन के ओवर इमोशन, विच मीन्स कि इससे पहले का जो एज था, न्यू क्लासिकल एज हो गया जिसको हम इनलाइटनमेंट एज भी कहते हैं, तो वहां पे एज ऑफ रीजन उसको कहते थे, है ना. वहां पे रीजन की बात होती थी, लोग क्वेश्चंस करते थे, है ना, क्रिटिकली सोचते थे. आप जितने भी क्या कहते हैं रैशनल फिलोसफर्स को देखोगे, जैसे डिकार्ड्स कहता है आई थिंक देयरफॉर आई एम, विच मीन्स कि मैं सोचता हूँ यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि आई एग्जिस्ट करता हूँ. तो लेकिन वहाँ पे रैशनल थिंकर्स थे, है ना, इम्प्रेसिव फिलोसफर्स थे, जिनको लगता था कि हमारे जितने भी सेंसेस है उसके थ्रू हम चीज़ों को समझते हैं. तो वो एज ऑफ रीजन था.
बट जैसे ही हम रोमांटिक एज में आते हैं धीरे धीरे चीजें सबलाइम होती जाती है ना। धीरे धीरे लोग इमोशंस को ज्यादा कह सकते हैं कि प्रेफरेंस देते हैं ओवर रीजन, क्योंकि लोग थक चुके होते हैं। एंड देन इंडिविजुअल ओवर सोसाइटी, सोसाइटी से भी ऊपर इंडिविजुअल होता है, विच मीन्स कि जो इंडिविजुअल का इमोशन या इंडिविजुअल का जो अपना फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करना होता है। तो एक्सप्रेशन ऑफ देयर ओन फीलिंग्स है ना। जब आप विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ोगे, जॉन कीट्स को पढ़ोगे, तो वर्ड्सवर्थ के अंदर देखोगे उसका जो स्टार्क इमोशन है वो निकल के आता है। जैसे टिंटन एबे पढ़ोगे तो टिंटन एबे में वो 5 साल पहले जब टिंटन एबे विजिट किए थे और सेकंड है जब अपनी सिस्टर के साथ विजिट कर रहे हैं, तो वो इमोशन, वो जो पर्सनल कनेक्शन है उनका नेचर के साथ, है ना, वो एक्सप्रेस करते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोम, यू शुड डेफिनेटली रीड इट। एंड देन सबलाइम पावर ऑफ नेचर ओवर द इंक्रोचमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑब्वियसली जो नेचर का नेचुरल ब्यूटी है, जो नेचर का जो सबलाइम पार्ट है, सबलाइम नेचर है, उसके बारे में बातें करते हैं। इवन आपको जैसे मैंने टिंटन एबे बताया, इन टिंटन एबे ऑल्सो यू विल फाइंड दैट सबलाइम ब्यूटी ऑफ नेचर। वैसे आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज सबलाइम, ये एडमंड बर्ग की फिलॉसफी है। एडमंड बर्ग ने इसको इस कॉन्सेप्ट को दिया था, विच वी विल अंडरस्टैंड लेटर इन दिस वीडियो। नाउ देयर वाज अ क्रूशियल चेंज। अब हम लोग थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं एक्चुअली में था क्या। तो कहते हैं रोमांटिक मोमेंट जो है डिड नॉट अराइज इन वैक्यूम, ये वैक्यूम से अराइज नहीं हुआ, बल्कि एक सेंस में कह सकते हैं कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन था, जो कि इंटायरली यूरोप में फंडामेंटली क्या था, एक फंडामेंटली सोसाइटी के अंदर फैब्रिकेटेड था। और इसका सम ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है ऑब्वियसली द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सबसे पहला और सिंगल मोस्ट, अगर हम आर्ग्यू करें तो इट इज सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्ली रोमांटिक्स। जो अर्ली रोमांटिक राइटर्स थे उनके ऊपर अगर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस अगर देखा जाए फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, वो हमें देखने को मिलता है। जिसके अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर 3 बहुत मेजर पॉइंट्स थे जिसके बारे में लोग बातें करते थे। पहला लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ ह्यूमन, है ना, लिबर्टी के बारे में बातें होती, इक्वालिटी के बारे में बातें होती थी, एंड फ्रेटर्निटी के बारे में बातें होती। दीज 3 जो स्लोगन्स थे वो रोमांटिक्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक तरह से इंस्पायर किया, है ना। नाउ सेकंड जो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं फैक्टर है रोमांटिक्स का, वो है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ऑब्वियसली मैंने बोला एस्केप, दे वांटेड टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, और रियलिटी यही सारी चीजें थी, है ना, सफरिंग, केओस, ये सारी की सारी चीजें रियलिटी था। तो ऑब्वियसली बात है कोई भी इंसान काफी, आप भी जैसे, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स से यू आर ए कॉर्पोरेट वर्कर एंड आपका जो वर्क है वो सुबह 8 बजे से लेके या सुबह 10 बजे से लेके शाम में 8 बजे तक चलता है। तो यू बिकम अ कॉर्पोरेट स्लेव, आप डेली वर्क करते करते थक जाते हो, है ना। आप देखो ये भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आप कैपिटलिस्ट सिस्टम के पार्ट बन गए। तो आप सुबह से लेके शाम तक खटते रहते हो, तो इवेंचुअली यू गेट टायर्ड। खासकर ये दिल्ली में जो रहते हैं, नोएडा दिल्ली के आसपास के या गुड़गांव के आसपास के जो लोग रहते हैं, आप उसको देखोगे वो वीकेंड पे क्या करेगा, सैटरडे के दिन चला जाएगा ऋषिकेश, चला जाएगा आसपास के एरियाज, मनाली, है ना, और वहाँ पे वीकेंड बिता के वापस आ जाता है। वैसे वो कचरा कर देते हैं, अलग बात है। सबसे ज़्यादा अगर कचरा पूरे हिमाचल और क्या कहते हैं उत्तराखंड को किया है तो दिल्ली वालों ने किया है। बट एनीवे मेरा कहना ये है, एंड दे डू नॉट लव नेचर। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है। वैसे मैं थोड़ा एक क्रिटिकल हो गया यहाँ पे। एनीवे तो ये जो एस्केप करने की इच्छा होती है हर इंसान के अंदर होता है। एवरीबडी वांट्स टू गेट कनेक्टेड विथ नेचर, क्योंकि नेचर में आपको वो सबलाइन दिखता है, आपको वो हैप्पीनेस दिखता है, आपके इमोशंस निकलते हैं, है ना। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय मतलब रोमांटिक्स भी बिल्कुल वैसे ही थे। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से दे वर फेड अप, है ना। इसलिए कहता है कि द राइज ऑफ फैक्ट्रीज, द ग्रोथ ऑफ ओवर क्राउडेड, है ना, स्क्विल सिटीज। वैसे सिटीज बहुत कचरे हो चुके थे ना, क्योंकि ऑब्वियस बात है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, तो इंडस्ट्री की वजह से बहुत सारे एरियाज में कचरे जमा हो जाते हैं ना, लोग कचरे फेंक दे रहे हैं, इंडस्ट्री का वेस्ट होता है। जैसे आप मॉडर्न एज में आओगे तो टीएस एलियट को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि किस तरह से जो पूरा का पूरा सोसाइटी है ना, वो एक तरह से अनरियल सिटी बन गया है। एंड देन द एक्सप्लोरेशन ऑफ द लेबर क्रिएटेड अ सेंस ऑफ एलिनेशन। अब जो एलिनेशन इफेक्ट है ये मार्क्सिस्ट थ्योरी है, तो मैं मार्क्स के ऊपर भी वीडियोस बना रखा है। इफ यू वांट टू वॉच यू कैन गो एंड सर्च मार्क्सिज्म बाय रविश, यू विल फाइंड इट। तो ये जो चीजें हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था वो भी एक कहीं ना कहीं एक तरह से रोमांटिक्स को इंस्पायर करता है। रोमांटिक्स को नेचर में पैस्ट्रल एक अनस्पॉइल्ड एग्जिस्टेंस के बारे में इंस्पायर करता है कि तुम वहां जाओ, वहां पे एक्सप्लोर करो, है ना। जैसे हम वीकेंड्स पे
नेचर में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वीकेंड्स पे हम कहीं पहाड़ों में चले जाना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से रोमांटिक्स के साथ भी था। एंड देन इन्फ्लुएंस ऑफ जर्मन रोमांटिक्स। अब जर्मन रोमांटिक्स ये फिलोसॉफिकल एक तरह से टर्न है जहां से इंस्पिरेशन मिला था इनको। तो जैसे इसको बोलते हैं स्टॉर्म, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। दिस वाज अ दिस वाज अ मोमेंट, लिटरेरी मोमेंट था, जिसमें कि दो सबसे मेजर फिलोसफर्स थे, एक थे सिलर और दूसरे थे वुल्फगैंग गटा। गटा और शिलर, दे बोथ वेर वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसफर जो कि इंस्पायर किया रोमांटिक्स को, क्योंकि रोमांटिक्स जो थे ना ये इन दोनों राइटर्स को सबसे ज़्यादा पढ़ रहे थे। तो वहाँ से इनके जो थिंकिंग है जैसे इमोशंस के बारे में या इंडिविजुअलिज्म के बारे में, यहाँ से इंस्पिरेशन मिलता है रोमांटिक्स को। एंड देन अ क्लाइमेट ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेशन। देयर वाज आल्सो पॉलिटिकल रिप्रेशन, है ना। जैसे ब्रिटेन में क्या था, जो गवर्नमेंट है, दे फियरिंग द स्प्रेड ऑफ रिवॉल्यूशनरी आइडियाज फ्रॉम फ्रांस। ऑब्वियसली बात है कि देयर वुड बी अ पॉलिटिकल टर्मोइल। जैसे अगर सपोज बांग्लादेश में कुछ हो रहा है तो ऑब्वियसली जो इंडियन गवर्नमेंट होगी, है ना, उसको सोचने की जरूरत है कि दिस माइट नॉट हैपन इन इंडिया एज वेल, है ना। तो इसी इसी सेंस में कह सकते हैं देयर वाज अ पॉलिटिकल रिप्रेशन एज वेल। एंड देन देयर वाज अ नेपोलियनिक वॉर, जहाँ से आप देखोगे जब हम ब्लेक को पढ़ेंगे तो ब्लेक बहुत इंस्पायर्ड थे वहाँ से, है ना, जिसके अंदर ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट, है ना, विथ फ्रांस शेप द नेशनल कॉन्शियसनेस दैट प्रोवाइडेड बैकड्रॉप ऑफ हीरोइज्म नेशनलिज्म। इसलिए आपको देखने को मिलेगा लॉर्ड बायरन, स्पेशली लॉर्ड बायरन के वर्क में हीरोइज्म देखने को मिलेगा, है ना। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो बैरनिक जो कैरेक्टर है वो कहाँ से इंस्पिरेशन है, या किस तरह के कैरेक्टर को बोलेंगे ये बैरोनिक कैरेक्टर है, तो उसके अंदर हीरोइज्म होता था, नेशनलिज्म होता था एंड इमेंस सफरिंग होते थे, ठीक है। तो दीज वेयर सम ऑफ द बेसिक या सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमांटिक्स। क्या क्या था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, इन्फ्लुएंस ऑफ जर्मनिक रोमांटिसिज्म था, क्लाइमेट एंड पॉलिटिकल रिप्रेशन था, और नेपोलियनिक वॉर्स थे। नाउ लेट्स कम टू द लिटरेरी एनालिसिस ऑफ दिस एज। वो कैरेक्टरिस्टिक था, अब लिटरेरी एनालिसिस, अब लिटरेचर के पर्पज से हम इसको देखेंगे कि एक्चुअली में राइटर्स जो थे वो किस तरह की पोएट्री लिखते थे, कहाँ से इंस्पिरेशन था, है ना, क्या सोचते थे नेचर के बारे में, इमोशन के बारे में, थॉट के बारे में, है ना। तो कहता है रोमांटिक्स वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट द न्यू क्लासिसिज्म। अब मैंने पहले भी बताया, ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताता हूं कि जितने भी जब आप एज को पढ़ोगे, है ना, चाहे आप न्यू क्लासिकल को पढ़ो या अगर हम शुरू से चले एंग्लो सेक्शन को पढ़े, एंग्लो नॉर्मन को पढ़े, रिनेसा को पढ़े, न्यू क्लासिकल को पढ़े, है ना, तो देखोगे हर एज अपने पिछले एज से डिफरेंट होता है और कॉन्ट्रास्ट में होता है। तभी आप समझ पाओगे, जब तक आप कॉन्ट्रास्ट नहीं ढूंढ पाओगे ना, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द एजेस। और एजेस को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस बनेंगे या फिर सिंपली आपको दे देगा कि कौन सा एज के पीछे मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना। तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स को जब पढ़ोगे ना तो अपने आप ये कॉन्ट्रास्ट देखना समझ जाओगे। तो यहाँ भी क्या था, कहता है कि न्यू क्लासिकल के अगेंस्ट थे, क्योंकि न्यू क्लासिकल जो थे ना वो रीजन को ज्यादा तवज्जो देते थे, रीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते थे, ऑर्डर को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते थे, डेकोरम मेंटेन करना चाहते थे। सो दे हैड अ फिक्स्ड वे ऑफ राइटिंग पोइट्री, दे हैड अ फिक्स्ड वे ऑफ राइटिंग और थिंकिंग, है ना, अबाउट पोइट्री। लेकिन रोमांटिक इन कॉन्ट्रास्ट, दे वांटेड टू एक्सप्लोर द इनर वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन इमोशन। इमोशन के ऊपर फोकस था, हाउ अ ह्यूमन माइंड वर्क्स, है ना, हमारी जो इमोशन से किस तरह से फ्लो करते हैं इसके बारे में सोचता था। या फिर द मिस्ट्रीज ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन की जो मिस्ट्रीज हैं, है ना, हमारी जो इमेजिनेशन है वो एकमात्र सिंगल एंटिटी होता था पोइट्री लिखने का। एंड द ट्रांसेंड पावर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। अब जब नेचर में चले जाते हो तो उसका जो ट्रांसेंड पावर है ना, आप जो फील करते हो, एडमिरेशन होता है नेचर के लिए, है ना। आपका जो जैसे जब जैसे जैसे आप जैसे टी एस एलियट को मैं कह रहा हूँ, विलियम वर्dsworth को पढ़ोगे, एस टी कॉलिस को पढ़ोगे, या फिर पर्सी बाइसी शैली को पढ़ोगे, जॉन कीट्स को पढ़ोगे, तो जब इनके अंदर के इमोशंस को आप देखोगे किस तरह से निकलता है, स्पेशली पोइट्री के थ्रू, है ना, नेचर के बारे में, तो यू वुड बी सरप्राइज्ड कि हाउ मच दे वर इंस्पायर्ड बाय द नेचर, है ना। वैसे भी आप देखो कि किसी भी आर्टिस्ट को, तो आर्टिस्ट जो होते हैं ना हमेशा वो नेचर से ही इंस्पायर्ड होते हैं। तो कहता है कि की लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, वो थे द प्राइमेसी ऑफ इमोशंस एंड इमेजिनेशन। इमोशन और इमेजिनेशन, दे दीज टू वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक्स। तो जिसमें कहते हैं कि द रोमांटिक्स बिलीव दैट जेन्युइन पोएट्री एंड आर्ट स्टीम्ड फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ अ पावरफुल फीलिंग। अब ये जो कोटेशन है, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ अ पावरफुल फीलिंग, ये
विलियम वर्ड्सवर्थ का कोटेशन है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1800 में अपनी बुक प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस में बोला था। तो जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट करने की बात करते थे, है ना, वो कहते थे कि जो हमारा थॉट है, हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो हमारा स्पॉन्टिनिटी है, स्पेशली जब हम नेचर में जाते हैं तो, और वो जो पावरफुल फीलिंग अंदर से जनरेट होता है, रिजोनेट होता है ना, और जब हम उस चीज़ को लिखते हैं वही पोइट्री है। जैसे आप डेफोडिल्स पढ़ोगे तो यू विल फाइंड दैट डेफोडिल्स एक समय वो अपनी सिस्टर के साथ घूमने जाते हैं, और जब रिटर्न होके आते हैं तो उस चीज़ को ट्रैंक्विल मोमेंट में, उस चीज़ को बैठे बैठे सोचते हैं कि वाह कितना सुंदर था, और उसको वो लिखना शुरू कर देते हैं, है ना। आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, है ना, ये पहला सेंटेंस है उस पोम का। प्लीज डू रीड इट। जैसे अगर आप बिहार बोर्ड से थे तो शायद 10th या 11th के सिलेबस में, या 9th या 10th के सिलेबस में ये पोइट्री है। वैसे अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में होगे, अगर आप आईसीएसई में होगे तो आपके 8 या 7 या 8 या 9 के बुक में जरूर होगा। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पोम्स। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, कहता है द इमेजिनेशन वॉज सीन एज अ डिवाइन फैकल्टी। हाँ, मतलब इमेजिनेशन को एज अ डिवाइन फैकल्टी देखा गया। इवन एस टी कॉलेज टॉक्स अबाउट इमेजिनेशन, फैंसी इमेजिनेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन, दैट वी विल डिस्कस। ऐसे मैं इस पे भी वीडियोस बना रखा है। आई एम नॉट श्योर वेदर आपके सिलेबस में एस टी कॉलेज का इन डेप्थ एनालिसिस है, बट अगर नहीं भी है तब भी मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन एस टी कॉलेज, स्पेशली हिज क्रिटिकल, या फिर इसका जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है विलियम एस टी कॉलेज का, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ। तो लिटरेरी क्रिटिज्म का पार्ट है वो, तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। तो वो बातें करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन का। तो यहाँ कहते हैं कि इमेजिनेशन जो है इट वॉज सीन एज अ डिवाइन फैकल्टी। ह्यूमन का जो फैकल्टी है, ह्यूमन का जो माइंड है, ह्यूमन का जो कॉन्शियसनेस है ना, वो एक तरह से इमेजिनेशन है। और इमेजिनेशन के थ्रू वी क्रिएट समथिंग powerful, something beautiful, है ना। Without imagination, a poet or an artist cannot be born, है ना। Imagination is the most important thing for a poet or for an artist. Then कहता है कि a creative force that could perceive and express truth beyond the grasp of rational thought. Anyway, now कहता है कि individualism and the celebration of the common man. Another very important characteristics was individualism, जो कि हमारा आया है कहाँ से, फ्रीडम से, है ना। वो आया है हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, इंडिविजुअलिज्म, और आया है जर्मन थिंकर से, है ना, जर्मन रोमांटिक से। तो इंडिविजुअलिज्म एंड सेलिब्रेशन ऑफ द कॉमन मैन। कॉमन मैन कौन होते हैं? वो जो हम आप जैसे लोग हैं, है ना, एक कॉमन इंसान जो एवरीडे लाइफ को, मंडेन लाइफ को जीता है। तो कहते हैं कि रोमांटिक्स हीरो वाज एन ऑफन सॉलिटरी, दे वर सॉलिटरी, जैसे सॉलिटरी पर एक पोम है। दे वर इंट्रोस्पेक्टिव फिगर, है ना, अपने आप को सोचते थे, समझते थे। अ रेबल और एन आउटकास्ट ऑफ डिफाइंड सोसाइटल कन्वेंशंस। तो एक सेंस में कह सकते हैं, देखो जो पोइट्री है इट वाज रिटन फॉर अ कॉमन मैन। ये जो मैंने बताया 1800 में प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस में विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं आई एम डूइंग ए थॉट एक्सपेरिमेंट, ही वाज डूइंग ए थॉट एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर ही वांटेड टू राइट पोइट्री फॉर अ कॉमन मैन। और जो पोइटिक लैंग्वेज होनी चाहिए वो भी कॉमन मैन के लिए होनी चाहिए। इवन आई हैव मेड अ वीडियो ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो वर्ड्सवर्थ का एकमात्र सिंगल मोटिव था कि पोइट्री शुड बी रिटन इन ए कॉमन लैंग्वेज फॉर अ कॉमन मैन। और ये जो कॉमन मैन, वही तो इंडिविजुअलिज्म है ना, हर इंडिविजुअल के थॉट को एक्सप्रेस करना, है ना। जैसे वर्ड्सवर्थ अपने थॉट को एक्सप्रेस कर रहे थे टिंटन एबे में, उसी तरीके से जॉन किट्स या फिर पर्सी बैसी शैली, है ना, ओ टू द वेस्ट विंड के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने थॉट को, अपने 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 फीलिंग्स को, है ना। एंड देन नेक्स्ट very important characteristic is the sublime and the beauty of nature. Now this term sublime, सबलाइम का सिंपल मतलब है, सपोज इमेजिन करो, आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। सपोज यू हैव बीन टू द माउंटेन्स, और आप माउंटेन के 12,000 13,000 फीट ऊपर ऊंचाई पे खड़े होकर आप वैली को देख रहे हो। तो उस समय जो आपके अंदर फीलिंग्स आती है वो एक तरह से ओ वाली फीलिंग आएगी, वाह कितना सुंदर है ना, ओ। एंड अलोंग विद दैट कम्स द फियर। तो फियर और ओ की जो फीलिंग्स है, कंबाइंड फीलिंग्स है, वो आपके अंदर आती है। तो दैट इज सबलाइम। तो सबलाइम जो है वो किसी भी वास्ट चीजों को देख के, जैसे आप क्लाउड्स को देखते हो, बहुत इंटेंस क्लाउडिंग है, तो आप जब क्लाउड को देखते हो वो भी काफी वास्ट होता है, काफी ब्यूटीफुल होता है। तो सिंपल समझो कि जो चीज बहुत ब्यूटीफुल है लेकिन डरावनी भी है, जैसे क्लाउड, जब डार्क क्लाउड्स आते हैं तो किस किस तरह से डरावना भी लगता है लेकिन बहुत अच्छा भी लगता है, उसी को कहते हैं सबलाइम। सबलाइम नेचर, है ना, ऑफ। जैसे वास्ट समंदर है, वास्ट सी है, सी के सामने जब आप खड़े होते हो तो जब पानी की लहरें आती है तो आपको डर भी लगता है लेकिन बहुत अच्छा भी फील होता है, तो उसी को सबलाइम कहा गया। तो ये एडमंड बर्ग की फिलॉसफी है, इन केस अगर आपको याद रखना है तो
बर्ग, एडमंड बर्ग, है ना, ही वॉज एन एक तरह से रैशनल फिलोसफर्स भी थे, न्यू क्लासिकल या इनलाइटनमेंट एज में आते हैं। तो कहते हैं कि द सब्लाइम एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो नेचर वॉज नॉट मियरली बैकड्रॉप ऑफ द रोमांटिक्स, इट वॉज अ लिविंग ब्रीदिंग एंटिटी। नेचर जो था वो लिव करता था, है ना, लिविंग एंड ब्रीदिंग एंटिटी, अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल सॉलेस, जैसे वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में दिखेगा आपको, है ना, मोरल गाइडेंस, एक तरह से मोरल गाइडिंग प्रिंसिपल, जैसे जो ये पीवी सैले अपने एक उनका वर्क है जिसमें वो क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब पोइट्स को डिफेंड करते हैं, है ना, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री के अंदर, जहां पे वो कहते हैं कि जो पोइट्री है ना, इट इज अ मोरल गाइडेंस, इवन वर्ड्सवर्थ कहते हैं इट इज अ मोरल गाइडेंस, है ना, एंड सबलाइम ऑफ, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया व्हाट इज सबलाइम, जहां पे आप एक्सपीरियंस करते हो किस चीज की ओवरवेलमिंग इमोशंस को, है ना, और टेरिफाइंग ग्रैंडोर along with that, तो उसी को बोला गया सबलाइम। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है द फैसिनेशन विद सुपर नेचुरल एंड गॉथिक। नाउ गॉथिक यहाँ पे पढ़ाना मुझे नहीं लगता कि कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि गॉथिक के ऊपर मैं लेक्चर बनाऊं तो आधे घंटे का लेक्चर हो सकता है, 20 मिनट का लेक्चर हो सकता है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो मैं गॉथिक वाले लेक्चर को भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट स्टिल मैं थोड़ा सा गॉथिक को एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि गॉथिक से रोमांटिक्स बहुत इंस्पायर्ड थे। तो अ फैसिनेशन विद द सुपर नेचुरल एंड द गॉथिक एलिमेंट, कहता है कि द रोमांटिक्स वेर ड्रॉन टू द मिस्टीरियस, एग्जॉटिक एंड सुपर नेचुरल थिंग्स। इसलिए आप देखोगे जब जॉन कीट्स को पढ़ोगे तो कीट्स के वर्क में भी देखोगे आप गॉथिक एलिमेंट दिखेगा। स्पेशली अगर गॉथिक एलिमेंट देखना है तो आपको एसटी कॉलेज के वर्क्स में दिखेगा। एसटी कॉलेज में जैसे क्रिस्टबल वर्क है उसमें आपको गॉथिक एलिमेंट देखने को मिलेगा। तो गॉथिक का सिंपल मतलब है, या गॉथिक जो लिटरेचर है वो हॉन्टेड प्लेस के बारे में, हॉन्टेड कासल के बारे में बातें करता है ना, टॉर्मेंटेड हीरोज होते हैं उसके अंदर, एक्सप्लोरेशन होता है साइकोलॉजिकल टेरर का, है ना, और इस पर्टिकुलर पीरियड में गॉथिक निकला था। तो गॉथिक का जो इंस्पिरेशन है वो, गॉथिक का सिंपल मतलब है जैसे घोस्ट की स्टोरीज होती है, तो जहां पे आपको थोड़ा डर भी लगता है लेकिन आपको रोमांस जगता है कि तब देखना है ना, उस तरह की चीजें, तो उसी को गॉथिक बोला गया। तो गॉथिक लिटरेचर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जैसे द मॉन्क, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है। नेक्स्ट वर्क है अ रिटर्न टू द मिडिएवल एंड एक्सोटिक। जो रोमांटिक्स थे दे रिटर्न टू द मिडिएवल एंड एक्सोटिक नेचर, मतलब मिडिएवल पीरियड में वो चले गए, मिडिवल से इंस्पिरेशन लिए, जैसे शिवलड़ी हो गया, फॉकलोर हो गया, या सेंस ऑफ मास्टरी हो गया, इन सारी चीजों को उन्होंने अपने वर्क के अंदर एक्सप्लोर किया। नेक्स्ट है लिरिकल एंड एक्सप्रेसिव पोएटिक फॉर्म। उनका जो वर्क था इट वॉज लिरिकल एंड इट वॉज एक्सप्रेसिव, है ना, एक्सप्रेस करते थे वो। जैसे कहते हैं कि द रोमांटिक्स फेवर्ड लिरिकल फॉर्म्स लाइक द ओड लिखा करते थे, जैसे बहुत 6 ओड बहुत इंपॉर्टेंट है जॉन कीट्स का, जैसे ओड टू द ग्रेशियन अर्न, ओड टू द नाइटिंगेल, दीज आर सम ऑफ द वेरी बेसिक ओड ऑफ जॉन कीट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उनके 6 ओड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। बैलेट्स बैलेट्स लिखा करते थे, सोनेट लिखा करते थे, है ना, विच अलाउड फॉर अ पर्सन फॉर इमोशनल एक्सप्रेशन। ऑब्वियसली बात है, दीज आर द फॉर्म जहां पे आप एक्सप्रेस करते हो। जैसे ओड है, ओड उसके बारे में लिखी जाती है जब किसी एक इंडिविजुअल, जैसे ट्री के बारे में, जैसे नाइटिंगेल के बारे में, ओड टू द नाइटिंगेल, विच मीन्स की नाइटिंगेल की जो ब्यूटी है या नाइटिंगेल की जो खासियत है वो उसके बारे में एक्सप्रेस कर रहा होता है। जैसे ओड टू द वेस्ट विंड, है ना, इसमें आपका जो एक्सप्रेशन है वो निकल के आता है। तो ओड, बैलेट, सोनेट, इन तरह की चीजें लिखी जाती थी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, इमोशनल एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए। एंड दे एक्सपेरिमेंटेड विथ लैंग्वेज, जैसे मीटर का यूज करते थे, है ना, एक तरह से रिजिड हीरो या कपलेट को छोड़ के, है ना, एक्सप्रेशन पे ज्यादा फोकस था। अब ये देखो कपलेट न्यू क्लासिकल में लिखी जाती थी, विदाउट, आप जितने भी न्यू क्लासिकल राइटर्स को उठाओगे वो हीरोइक कपलेट में लिखते थे। जैसे आप सपोज अलेक्जेंडर पोप को पढ़ रहे हो, तो पोप के जितने भी वर्क्स थे वो एक तरह से रिजिड हीरो होता था उसके अंदर, और एक तरह से कपलेट होता था। नाउ लेट्स कम टू द इंपॉर्टेंट पोएट्स ऑफ द रोमांटिक्स। रोमांटिक्स में भी 2 जनरेशन थे, एक माना जाता है कि द फर्स्ट जनरेशन या फिर अर्ली रोमांटिक्स, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स या फिर अर्ली रोमांटिक पोएट्स। तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स थे दे वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वहां से इंस्पिरेशन था उनका। इसलिए कहता है कि द अर्ली रोमांटिक्स वेर पायनियर्स हु लेड द ग्राउंड वर्क ऑफ दिस मोमेंट। जैसे मैंने बताया
पब्लिकेशन था लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन से मानी जाती है रोमांटिक एज की शुरुआत। और जो लिरिकल बैलेट्स है वो एसटी कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों के साथ मिलके ये इसको पब्लिश की गई थी। अब लिरिकल बैलेट्स में जो शुरुआत के 8 पोम्स हैं, 8 पोम्स जो हैं वो एसटी कॉलेज के द्वारा लिखा गया है। शुरुआत के जो 8 पोम्स हैं वो एसटी कॉलेज के द्वारा लिखा गया है। और जो सबसे पहला पोम है लिरिकल बैलेट्स के अंदर, इस पर्टिकुलर पोम के अंदर, वो है द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। द राइम हर यूनिवर्सिटी में प्रोस्क्राइब्ड है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। और जो लास्ट पोम है वो टिंटन एबे है विलियम वर्ड्सवर्थ का। सबसे पहला राइटर हमारे आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, which was born in 1770 and died in 1850. He is a quintessential poet of nature. He was inspired by nature. उनके हर वर्क्स में आपको नेचर दिखेगा, है ना। वर्ड्सवर्थ was a center figure of the romantic moment, of which he was highly popular, and his poetry is characterized by the deep reverence of the natural world. It explores memory, childhood, and use of plain accessible language. As I've already mentioned, उन्होंने अपने 1800 वर्क्स के अंदर, जिसमें प्रीफेस टू द लीगल बैरिस में उन्होंने बोला था कि मेरी जो पोइट्री होगी वो कॉमन मैन के लिए होगी, कॉमन लोगों के लिए होगी, है ना। और अपना जो इंस्पिरेशन था उनका वो चाइल्डहुड इंस्पिरेशन, चाइल्डहुड चाइल्डहुड से इंस्पायर्ड थे, चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया टिंटन एबे या सॉलिटरी रीपर, अगर पढ़ोगे तो वहाँ पे भी देखोगे एक सॉलिटरी लड़की है ना, बहुत कॉमन लड़की है, और वो रिप कर रही है अपने खेतों में और गीत गा रही है, अपनी अलग ही धुन में है। तो एक सॉलिटरी पर अलग ही इंजॉय कर रही है अपने मोमेंट को। तो ये एक बेसिक मंडेन विलेज एरिया में आप देखोगे, है ना। जब समर आता है तो अर्ली समर में क्या होता है कि गेहूं की कटाई होती है, तो गेहूं की कटाई में देखोगे बहुत सारे रिपर्स होते हैं जो गेहूं काट रहे होते हैं, तो अपने आप में गुनगुना रहे होंगे, अपने आप में चल रहे होंगे। तो वो जो एक्सप्रेशन है उसको लिखता है वो। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है इनका लिरिकल बैलेट्स, जो कि ऑथर किया गया था एसटी कॉलेज के द्वारा, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, है ना। और 2 साल के बाद 1800 में सेकेंड एडिशन पब्लिश होता है, जिसका टाइटल होता है प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जैसे टिंटन एबे, इनको पढ़ने की बहुत जरूरत है, ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, इसको पढ़ लेना। खैर जब विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर आएंगे, है ना, इंडिविजुअल जब पोइट्स को पढ़ेंगे तो डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा मैं, पर फिलहाल के लिए यू नीड टू रिमेंबर टिंटन एबे, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। ओड इमिटेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फॉर रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। द प्रिल्यूड ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, एंड दिस इज ऑटोबायोग्राफिकल पोम। नेक्स्ट है आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, जिसके बारे में बताया था, डेफोडिल्स, इस पोम का टाइटल है डेफोडिल्स। नेक्स्ट है द सॉलिटरी रीपर, जिसके बारे में अभी एक्सप्लेन किया, एंड देन लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। These are some of the important poems by William Wordsworth. Of course, this is just an introductory lecture of Romantic Age, so I'm not going to go in details about each and every individual writer, क्योंकि उससे फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये हमारा सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है रोमांटिक्स का, है ना। आपके सिलेबस आपका यूनिट 1 में दिया हुआ है रोमांटिक एज, तो रोमांटिक एज के बैकग्राउंड को समझना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है, उनके इन्फ्लुएंसेस को समझना है, उनके इंपॉर्टेंट राइटर्स को समझना है, उस इंपॉर्टेंट एज के बैकग्राउंड और जो लिटरेरी बैकग्राउंड है उसको समझना है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड, है ना। नेक्स्ट राइटर है हमारे एसटी कॉलरिज, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ही वॉज अ फिलोसफर, इसलिए कहता है कि अ पोएट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेजिनेशन and intellectual depth. He was a philosopher, that's why he had an intellectual depth. इसलिए इनके जो वर्क्स हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया, उसके अंदर वो अपने पर्सनल जो थिंकिंग है, जो डीप अंडरस्टैंडिंग है ऑफ पोइट्री, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर या फिर ह्यूमन इमेजिनेशन, उसके बारे में वो बातें करते हैं। And then it characterized by its exploration of the supernatural, the exotic, and the mysterious realm of subconsciousness. He talks about the subconsciousness, he talks about supernatural things, he talks about, जैसे एग्जाम में यूजुअली क्वेश्चंस आता है, willing suspension of disbelief, है ना। there is a term that he coined, willing suspension of disbelief. उसका मतलब है कि इंसान जो है ना willingly अपने थॉट को सस्पेंड कर देता है ना, जब सुपरनेचुरल चीजें देखता है वो। जैसे मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ सुपरमैन का, स्पाइडरमैन का। तो जब आप स्पाइडरमैन देखते हो या जब कोई भी सुपरनेचुरल चीजें देखते हो, घोस्ट को देखते हो, है ना, तो इवन दो यू नो बाय हार्ट दैट दिस डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, दिस इज नॉट रियल, बट स्टिल फॉर अ मोमेंट यू सस्पेंड योर थॉट और उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, उस चीज को एग्री कर लेते हो कि हाँ दिस इज रियल, वट एवर इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी इज रियल, और उसको आप उस तरह से देख के चलते हो, तो उसको बोलते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। विच मीन्स कि इंसान जो है, जो स्पेक्टेटर है, उसने विलिंगली अपने थॉट को सस्पेंड कर दिया, है ना, कुछ मोमेंट के लिए, और उस चीज को उस तरह से इंजॉय कर रहा है वो। एंड देन जब वो खत्म होता है तो आपका थॉट भी सस्पेंड, जो थॉट सस्पेंड था वो फिर रियलिटी हो जाता है। तो फॉर अ ब्रीफ मोमेंट
while you are reading that particular text, while you are reading that particular poem, आप फील करते हो, आप अपने थॉट को, अपनी इमेजिनेशन को सस्पेंड कर देते हो, है ना। जैसे इनका वर्क है द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, जो कि लिरिकल बैलेड्स का सबसे पहला पोम है। इट डील्स विथ हॉन्टिंग एंड एलिगोरिकल बैलेड्स विच डील्स विथ क्राइम, पनिशमेंट एंड रिडेम्पशन, है ना। खैर इसको आप डिटेल से भी पढ़ना, वैसे जब मैं सैमुअल टेलर कॉलेज पे इन डिटेल आएंगे, जब इंडिविजुअल पोइट को उठाएंगे, तब जाके इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट इनका वर्क है कुबला खां। यहां से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, यूजीसी नेट तो पूछता ही पूछता है। इट वॉज अ विजनरी एंड फ्रेगमेंटेड पोम दैट इज टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ इमेजिनेशन। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ओपियम लेके जब इमेजिनेशन कर रहे थे, जब ड्रीम कर रहे थे, तो उन्होंने कौन सा वर्क लिखा, तो कुबला खां। वैसे यूजीसी नेट ने एक बार क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा रोमांटिक राइटर है जो ओपियम का सेवन करता था। ओपियम एक तरह से जैसे उसको कहते हैं ना, ओपियम का मतलब है हिंदी में क्या उसको कहते हैं, चरस कह सकते हैं कि हाँ, चरस चरस का सेवन करता था। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं जो कि ओपियम का सेवन करते थे, एक एसटी कॉलेज और दूसरे थे द कन्फेशन ऑफ द इंग्लिश ओपियोमीटर, उनका लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं नीचे लिखा होगा थॉमस डिक्विंची वाज द सेकंड ऑथर जो कि ओपियम का सेवन करते थे। दीज टू वेर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको याद रखना है। देखो यूजीसी पूछ सकता है तो आपके एग्जाम में पूछ ही सकता है। जेकेपीएससी का सिलेबस जो है वो उतना वास्ट नहीं है या उतना डेप्थ नहीं है, लेकिन दीज आर सम ऑफ द बेसिक एलिमेंट, है ना। और ये सब चीज हर इंसान को पता होनी चाहिए, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा। नेक्स्ट जो वर्क है उनका क्रिस्टबल, which was published in 1816, a gothic and unfinished poem that explores the theme of innocence and evil. Next, very important work, Biographia Literaria, which was published in 1817. और जैसा कि मैंने पहले बताया, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, मैंने पहले वीडियो बना रखी है बायोग्राफिया लिटरेरिया के ऊपर, एस्ट्री कॉलेज के ऊपर, एस्ट्री कॉलेज एज अ क्रिटिक के ऊपर। तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन गो एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो, है ना। बट क्योंकि इस सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं, तो मे बी आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस वन। बट एनीवे, यू नीड टू रिमेंबर दैट बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है, इट इज अ मेजर लिटरेरी वर्क, स्पेशली क्रिटिज्म के अंदर, दैट इंक्लूड्स हिज इन्फ्लुएंस डिस्टिंक्शन बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंसी, जहाँ पे वो प्राइमरी इमेजिनेशन की बारे में बातें करते हैं, फिर सेकेंडरी इमेजिनेशन के बारे में बातें करते हैं, और फैंसी के बारे में बातें करते हैं। तो प्राइमरी इमेजिनेशन जो होता है वो सबके अंदर होता है उनके अनुसार, और जो सेकेंडरी इमेजिनेशन होता है वो एक क्रिएटिव फंक्शन है ना, एक क्रिएटिव आदमी ही उसको कर सकता है। तो जैसे आप मान के चलो कहीं घूमने गए, कश्मीर गए, या फिर वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट ज़्यादा सुंदर है कंपेयर टू नॉर्दर्न पार्ट्स। तो जैसे आप सिक्किम चले गए, है ना, तो जब आप सिक्किम जाओगे तो वहाँ पे जो चीज़ें आपने देखा, तो आपकी सबसे पहली चीज़ है कि आपकी जो प्राइमरी इमेजिनेशन है ना, वो फोकस करता है, वो देखता है, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। तो ये हर किसी के अंदर है, आप हर इंसान उसको पोइटिक वे में देख रहा है। लेकिन एक रियल पोइट, एक ट्रू पोइट सेकेंडरी इमेजिनेशन का यूज करता है, विच मीन्स कि उन सारे थॉट को कलेक्ट करके वो एक क्रिएटिव चीजें लिखता है ना। तो इसी को बोला गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी में। आई विल डिस्कस इट इन डिटेल्स, वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, डिटेल्स में डिस्कस मैंने करा है। नाउ नेक्स्ट इनका वर्क है फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, डिजेक्शन एंड ओड, अगेन इंपॉर्टेंट वर्क। तो दीज वेर सम ऑफ द important works by Estrick College. Now we'll come to the next important writer of this age was William Blake. William Blake was a visionary poet. He was an artist. He was a mystic. Blake was a radical thinker and who created his own complex mythology. है ना। जैसे इनका जो वर्क है, he deals with political injustice, है ना, और ह्यूमन स्पिरिट को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे इनका इंपॉर्टेंट वर्क है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, विच इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम दैट एक्सप्लोर्स द वर्ल्ड ऑफ चाइल्डहुड एंड इनोसेंस। इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। ये दोनों एक दूसरे को कह सकते हैं कि सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस एक साथ है। देन द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, यहाँ से सिर्फ टाइटल से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोज वर्क that challenges the traditional nation of good and evil. Next work, Jerusalem, the emanation of giant Albion, Tiger, Burning Bright, again very important work. The Lamb, London. These are some of the important poems by William Blake. तो ये जो तीन राइटर थे, एस्ट्री कॉलेज, विलियम ब्लेक और विलियम वर्ड्सवर्थ, these were the first generation या अर्ली
रोमांटिक पोएट्स, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और स्पेशली एस.टी. कॉलिंस और विलियम वर्ड्सवर्थ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। नाउ कम्स टू द सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। अब जो सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स था वो बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि सेकंड जनरेशन के जो रोमांटिक पोएट्स है दे वे ट्रेजिक फिगर्स, और उनका जो लाइफ था ना बहुत छोटा था। दे वर वेरी पैशनेट, दे वर पॉलिटिकल, दे वर रिबिलियस, है ना, और सब के सब बहुत जल्दी मर गए थे, है ना। कोई 26 साल में मर गया, कोई 23 साल में मर गया, है ना। इसी तरीके 26 साल तक में ऑलमोस्ट हर कोई मर गया था। तो सबसे पहला राइटर है उसमें लॉर्ड बायरन। Lord Byron, he was born in 1788 and he died in 1824. The most flamboyant and scandalous romantics, है ना। इसलिए इनके जो कैरेक्टर्स है ना, बायरॉनिक हीरो, इस तरह से क्वेश्चंस बनेगा कि बायरॉनिक हीरो के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, है ना, मैंने लिखा ना, बायरॉनिक हीरो, अ ब्रूडिंग, पैशनेट एंड रिबिलियस आउटकास्ट, जिसके अंदर एक तरह से पैशन होता है, जो रिबिलियस होता है उसको। अब मैंने बोला था ना, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। His work is characterized by the satirical wit, wit होते थे उनके वर्क में, exploration of love, liberty, disillusionment। जैसे उनका इंपॉर्टेंट वर्क है चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज, विच इज अ नैरेटिव पोम। नेक्स्ट डॉन जुआन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है डॉन जुआन, विच वॉज पब्लिश इन 1899 टू 1824 के बीच में पब्लिश हुआ था। इट इज ए स्प्रॉलिंग एंड अनफिनिश्ड एपिक सटायर, जो कि इनका मास्टरपीस भी है। नेक्स्ट है सी वॉक्स इन ब्यूटी, मैनफ्रेड and Cain. These are some of the important works written by Lord Byron. Now comes the Percy Bysshe Shelley, पीवी सेले। अनदर पीवी सेले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवी सेले की जो वाइफ थी, है ना, मैरी सेले, सी वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जो कि नॉवेल लिखा करती थी। तो हमारा जो सेकेंड पार्ट है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोज वर्क को और नॉवेल्स को। नाउ पर्सी बायसे शेली, ही वाज अ रेडिकल आइडियलिस्ट, ही वॉज अ लिरिकल पोएट्री, मतलब मास्टर ऑफ लिरिकल पोएट्री, है ना। इनका जो सबसे पहला वर्क है प्रोमेथियस अनबॉर्न, विच इज अ लिरिकल ड्रामा दैट सेलिब्रेट्स द ओवरथ्रो ऑफ टायरनी। अच्छा, एक चीज और याद रखने की जरूरत है, पर्सी बायसे शेली को आई थिंक ही वॉज इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि उन्होंने द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म एक ऐसे लिखा था। उस ऐसे की वजह से, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत क्रिश्चियनिटी चलता है। यूरोप के जितने भी इंस्टीट्यूशन में आप देखोगे वहाँ पे क्रिश्चियन का बहुत ज़्यादा वो है, और खासकर उस समय इतनी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी कि लोग क्रिश्चियन के अगेंस्ट, मतलब गॉड के अगेंस्ट सुनना पसंद नहीं करते थे। और इन्होंने एक वर्क पब्लिश किया था, द नेसेसिटी ऑफ इस्लाम, सॉरी, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, है ना। वैसे इन्होंने, हाँ, तो इसकी वजह से क्या किया गया था, इनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, बट ही डजंट केयर, ही डिडंट केयर। नाउ इज वेरी फेमस पोएट, है ना। तो नेक्स्ट वर्क है ओzymandias, ओ टू द वेस्ट में। देखो, ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, सेमेस्टर 1, 2, 3 किसी में भी। ऐसे सेमेस्टर 1 में तो इंडियन एस्थेटिक्स है, सेमेस्टर 2 में वेस्टर्न एस्थेटिक्स है, तो थर्ड, फोर्थ, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, इन सब में कहीं ना कहीं सिलेबस में जरूर होगा ओzymandias। और जैसे पहले बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चलता था, 3 इयर्स का बीए पार्ट का कोर्स होता था, तो उसमें ओzymandias का पोम हमेशा किसी न किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में रहता ही रहता था। नेक्स्ट है ओ टू द वेस्ट विंड, वेरी इंपॉर्टेंट पोम, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू अ स्काईलार्क, वेरी इंपॉर्टेंट पोम। एडोनिस, जो कि जॉन कीट्स के डेथ पे इन्होंने लिखा था, ही वाज आल्सो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ जॉन कीट्स। नेक्स्ट वर्क है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनका क्रिटिकल वर्क है। इट इज अ मेजर ऐसे ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ पोइट्री, पोइट्री के सपोर्ट में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट राइटर है हमारे जॉन कीट्स, और आज के वीडियो का सबसे लास्ट टाइटल भी है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स परहैप्स द मोस्ट सेंसुअस एंड रोमांटिक पोएट, और काफी जल्दी मर गए थे जॉन कीट्स भी, है ना। कीट्स वर्क इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स रिच इमेजरी, एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्यूटी, इमोर्टैलिटी एंड डीप एंगेजमेंट विद क्लासिकल माइथोलॉजी। जैसे ओड टू द ग्रेशियन पढ़ोगे तो वो क्लासिकल माइथोलॉजी, है ना, एक अर्न होता है, ग्रीस का एक अर्न होता है, उसको इंस्पायर, उसको देख के, है ना, वो लिखते हैं। अब तो कॉफी भी ठंडा हो गया। जैसे इनके वर्क्स हैं, एंड ही डाइड एज ए ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। इनका वर्क है ओड टू द नाइटिंगेल। अब पर्सी बायसे शेली का डेथ हुआ था, वो बोट से जा रहे थे, है ना, और उनका शिप डूब जाता है। जॉन कीट्स का ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हो जाता है। इनका इंपॉर्टेंट वर्क था ओड टू द नाइटिंगेल, ओड टू द ग्रेशियन अर्न, टू ऑटम,
ला बेले डैम से मर्सी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है ना। ये द ईव ऑफ सेंट एग्नेस पहले हमारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी था। ओ टू द ग्रैशियन हमारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। ओ टू द नाइटिंगेल हमारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी हो, चाहे ललित नारायण यूनिवर्सिटी हो, और मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। हाइपरियन another very important work. So these are some of the important works of जॉन कीट्स। तो अगर ओवरऑल नट सेल में देखा जाए तो रोमांटिक एज जो था वो अपने आप में एक तरह से रिवॉल्यूशन था हार्ट एंड माइंड का, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनेशन की बात हो रही है, यहाँ पे इंटेलेक्ट की बात हो रही है, यहाँ पे अब देखो वैसा इंटेलेक्ट नहीं कि हम रीजन करने लगे, है ना। रीजन और इमेजिनेशन, मतलब रीजन से दूर इमेजिनेशन की तरफ बढ़ रहे थे लोग, है ना। इमोशंस को ज्यादा फॉलो कर रहे थे। तो एक ओवरऑल नटशेल में कह सकते हैं कि रोमांटिक एज जो है इट डील्स विथ हार्ट एंड माइंड, एक तरह से रिवॉल्यूशन था हार्ट और माइंड का। एंड ऑथर्स जो थे, पोएट्स जो थे, दे वांटेड टू एस्केप, है ना, फ्रॉम द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। दे वांटेड टू एस्केप फ्रॉम दिस, कह सकते हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेशन, है ना। और वो चाहते थे कि उनका जो लाइफस्टाइल हो वो नेचर से इंस्पायर्ड हो, है ना। नेचर में वो अपने आप को ढूंढना चाहते थे। बस यही है रोमांटिक्स का यही कहानी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दो तीन चीज़ें कवर करेंगे। पोइट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रोज राइटर्स को देखेंगे जैसे चार्ल्स लैम्ब को, मैरी लैम्ब को, और उसके बाद हम लोग देखेंगे उस एज के पर्टिकुलर फिलोसफर्स को भी, है ना, जैसे थॉमस डी क्विंची को देखेंगे। एंड along with that we will also cover some of the novelist of this age, है ना, रोमांटिक से इंस्पायर्ड होकर जो नॉवलिस्ट थे, चाहे वो गॉथिक राइटर्स हों, है ना। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, 30 से 40 या मे बी अगर हमारे पास समय बचेगा तो 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे रोमांटिक एज से, MCQs, ताकि एग्जाम में हमें काफ़ी मदद मिलेगा। सो दिस वॉज द फर्स्ट लेक्चर। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।